नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। फिर से हम शुरू करने वाले हैं नई क्लासों के साथ और हम आप पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। साथियों, हम आज से नई सीरीज शुरू करेंगे और आर्ट्स एंड कल्चर जो राजस्थान का कला एवं संस्कृति है उसको पूरा हम डिस्कस करेंगे और पूरे सिलेबस को हम अध्ययन करेंगे। साथियों, जो कला एवं संस्कृति से संबंधित संपूर्ण अध्ययन है वो हम इस सीरीज में करेंगे और मैं अब आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसके अंतर्गत हम सारे कला एवं संस्कृति से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, कला एवं संस्कृति जो राजस्थान की है उसको शुरू करने से पहले हमें राजस्थान की स्थापत्य कला को शुरू करेंगे। साथियों, जो स्थापत्य कला होती है वो होती है स्थापित की जाने वाली कला। जैसे चित्रकला होती है, नृत्य कला होती है, उसी प्रकार से स्थापत्य कला होती है। और साथियों, स्थापत्य कला के अंतर्गत हम सबसे पहले दुर्ग को पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों एक ये नींव है जो हमारे पूरे अध्ययन को पूरा करती है। जो राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड है, जो कला एवं संस्कृति में जो भी है उसकी एक नींव है जो दुर्ग है। इसको पढ़ने के बाद साथियों काफ़ी कुछ हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत महल वगैरह और भी तथ्य हम जान लेते हैं। तो साथियों, हम कला एवं संस्कृति में सबसे पहले दुर्ग से रिलेटेड टॉपिक को शुरू करेंगे, ताकि साथियों इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और नींव मजबूत होगी। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज से, और ये क्लासें हमारी रेगुलर चलेगी और इसमें हम कला एवं संस्कृति को पूरा कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक क्लास बाय क्लास हम शुरू करेंगे और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ईश्वर का नाम लेकर हम शुरू करते हैं और राजस्थान के दुर्ग से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, सारे वीडियोस बनाऊँगा और ये सीरीज़ लंबी चलेगी क्योंकि इसमें पूरे आर्ट्स एंड कल्चर को हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग। साथियों, दुर्ग क्या होते हैं सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि दुर्गों की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि साथियों, जब राजा महाराजाओं के ज़माने के समय जनता को और राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्गों की आवश्यकता पड़ी। साथियों, एक दुर्ग होते हैं और एक किला होता है। साथियों, दोनों में काफ़ी अंतर है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। दुर्ग जो होता है उसमें सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन होते हैं। साथियों, पहले के ज़माने में जब युद्ध शुरू होते थे तो 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक युद्ध हो जाते थे। तो साथियों, दुर्ग को इस प्रकार से निर्मित किया जाता था ताकि वहाँ पर राजा और सैनिक और कुछ प्रजा सुरक्षित रह सके। क्योंकि युद्ध जब भी होते थे तो प्रजा पर कभी युद्ध नहीं किया जाता था या आक्रमण राजा पर ही किया जाता था, क्योंकि अगर दुर्ग को दुश्मन सेना अगर अपने कब्जे में ले लेती थी तो उसका मतलब वो विजय हो जाते थे। तो इसी वजह से दुर्ग का निर्माण किया गया और दुर्ग में राजाओं के लिए और सेना के लिए पर्याप्त मात्रा में रसद सामग्री होती थी और पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते थे। और साथ ही जो किला होता है, किला में थोड़े से संसाधनों की कमी होती है, होता इसी का छोटा रूप है दुर्ग का, पर उसमें अल्प समय के लिए सर्वाइव किया जा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना। उसमें लंबे समय के लिए अगर युद्ध शुरू हो जाए तो उसमें सर्वाइव किया जाना मुश्किल हो जाता है। उसमें पर्याप्त साधनों की कमी होती थी, अल्प साधन होते थे। साथियों, दुर्ग एक ऐसा भवन है जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। जब साथियों दुर्गों का निर्माण हुआ तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम दुर्गों का प्रमाण कहाँ पर मिला। साथियों, जो दुर्गों का प्रमाण मिला ये हड़प्पा सभ्यता में मिला, ये भी अपने को ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता से ही दुर्गों का प्रमाण मिलता है। साथियों, ये दुर्ग से रिलेटेड टॉपिक है, ये मैं वीडियो बाय वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और हम दुर्ग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सारे फैक्ट मैं कवर करूंगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे यहीं पर कवर कर लेंगे हम। साथियों, दुर्गों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है।
साथियों सर्वप्रथम मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया गया था, परंतु इसको राजस्थान के इतिहासकारों ने खंडित किया। उनका मानना था कि ये वर्गीकरण सही नहीं है। और साथियों मनुस्मृति के आधार पर दुर्ग 6 प्रकार के बताए गए थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है, परंतु ये ज़्यादा मान्यता नहीं है इस वर्गीकरण का। राजस्थान के जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने इस वर्गीकरण को नहीं माना और उसकी खंडना की। साथियों कौटिल्य ने भी दुर्गों का श्रेणियां बताई और वर्गीकरण किया। जो कौटिल्य थे उनके अनुसार 4 श्रेणियां बताई गई, ये भी अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों जो कौटिल्य थे उनके अनुसार जो श्रेणियां बताई वो कौन कौन सी थी मैं आपको बता दूं। वो थी औदुक, गिरि, वन और धानवन। साथियों ये जो भी नोट्स हैं या जो भी लिखा हुआ है ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, ये सारा मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे कि CET, LDC और भी बहुत सारे IE का एग्ज़ाम होगा और भी रीट वगैरह सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें भी आर्ट्स एंड कल्चर का सिलेबस है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्व रखता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। साथियों जो कौटिल्य ने जो 4 श्रेणियां बताई थी औदुक, गिरि, वन और धानवन, तो ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। औदुक श्रेणी जो होती है, इस श्रेणी के जो दुर्ग होते हैं वो नदियों के संगम पर स्थित होते हैं, या इनका निर्माण जब भी होता है तो नदियों के संगम पर निर्माण होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों जो गिरि श्रेणी के जो वन दुर्ग होते हैं ये अपने को ध्यान रखना है, पहाड़ी पर स्थित है। गिरि का मतलब क्या होता है, पहाड़, और ये जो दुर्ग है ये पहाड़ी पर स्थित है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं वन श्रेणी का। तो साथियों जो वन श्रेणी का दुर्ग है ये जंगलों से घिरा होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं धानवन श्रेणी। धानवन श्रेणी क्या होती है साथियों, इसका मतलब होता है समतल सतह पर निर्मित। जो भी दुर्ग समतल सतह पर निर्मित होते हैं उनको धानवन श्रेणी के दुर्ग कहा जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं और भी कुछ फैक्ट देखते हैं। दुर्गों से रिलेटेड आज हम सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ही हासिल करेंगे, फिर कल के अगली क्लासेस में हम दुर्गों को पढ़ेंगे, एक एक दुर्ग को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा एक साथ में सारे एक वीडियो में लेकर आऊँगा तो आपको याद नहीं होगा या बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आपको आलस आएंगे और पढ़ नहीं पाओगे। तो साथियों में आज के जो वीडियो है इसमें दुर्गों के बारे में बताएंगे, और ये जितने भी फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट है, सभी से कभी ना कभी वीडियो बनाए, इसीलिए मैं ये सारे फैक्ट आपके लिए लेकर आया। चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे देखते हैं। साथियों जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो दुर्गों को 9 श्रेणियों में बताया गया है जो शुक्र है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को मान्यता दी जाती है, इसी को मान्य माना जाता है सर्वाधिक, तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों कौन कौन सी 9 श्रेणियाँ हैं, वो है गृह श्रेणी, एरण श्रेणी, वन श्रेणी, धानवन श्रेणी, जल श्रेणी और पारिक श्रेणी, परिधि श्रेणी और सैन्य श्रेणी और सहाय श्रेणी। तो साथियों ये अपने को ध्यान रखना है, 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। साथियों जो गुरु श्रेणी होती है तो इसके अंतर्गत कौन से दुर्ग आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गृह श्रेणी के जो दुर्ग रहते हैं ये पहाड़ी पर निर्मित किए जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी स्टैंड कैटेगरी के माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल होता है और सेफ रहते हैं वहाँ के जो राजा महाराजा। तो इस श्रेणी में कौन से आते हैं, पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग। और कौन कौन से उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, मेहरानगढ़ और जयगढ़। अगला है ये है एरण श्रेणी। एरण श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है साथियों, ऐसे दुर्ग जहाँ पर पहुँचने का मार्ग कठिन हो या दुर्गम हो, ये अपने को ध्यान रखना है। जो भी दुर्गों पर पहुँचने के जो मार्ग होते हैं कठिन होते हैं या दुर्गम होते हैं, तो उन दुर्गों को कहा जाता है एरण श्रेणी। जैसे कि उदाहरण के लिए सोनारगढ़, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। और वन श्रेणी अगली देखते हैं। वन श्रेणी के जो दुर्ग होते हैं ये घने जंगलों से निर्मित दुर्ग होते हैं, जैसे कि रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग साथियों जंगल के बीच में स्थित है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, और ये भी काफ़ी अच्छे दुर्ग माने जाते हैं। अगला होता है धानवन श्रेणी। साथियों में धानवन श्रेणी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। जो समतल सतह पर निर्मित दुर्ग होते हैं, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जूनागढ़, तो ऐसे दुर्ग होते हैं धानवन श्रेणी के दुर्ग। अगले होते हैं जल दुर्ग। साथियों जो नदियों के संगम पर निर्मित दुर्ग होते हैं उन दुर्गों को
जल दुर्ग कहते हैं और ये जल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं साथियों पारिक दुर्ग। साथियों जो दुर्ग होते हैं जिनके आसपास एक खाई खुदी रहती है, तो साथियों सुरक्षा के लिए इसके आसपास एक खाई बना दी जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ऐसे दुर्ग होते हैं पारिक दुर्ग। और इसका उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट दुर्ग कौन सा है? परिध दुर्ग। साथियों ऐसे दुर्ग जिनके आसपास परकोटा बना दिया जाए या आसपास कोई बहुत बड़ी दीवार बना दी जाए ताकि उससे दुर्ग की सुरक्षा की जा सके, तो ऐसे दुर्ग होते हैं पारिध दुर्ग। क्योंकि साथियों परिधि का मतलब आप जानते हैं कि आसपास जो परिधि रहती है, परकोटा, उसी को परिधि कहा जाता है और इसी के आधार पर इसका नाम पारिध दुर्ग पड़ा। साथियों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी दीवार बहुत बड़ी दीवार है। साथियों सबसे विश्व में सबसे बड़ी दीवार एक तो चीन की दीवार है, उसके बाद कुंभलगढ़ की दीवार है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी दीवार है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला दुर्ग है सैन्य दुर्ग। साथियों ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो। साथियों लगभग ज़्यादातर दुर्ग, सभी दुर्गों में सैनिक निवास करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। पर सैन्य दुर्ग की जो श्रेणी बताई थी शुक्र नीति के अनुसार, तो वो होते हैं जिसमें सैनिकों का निवास किया जा सके, सैनिकों के लिए पर्याप्त संसाधन हो, ये अपने को ध्यान रखना। सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं साथियों जिसमें सैनिक और आम जनता दोनों रह सके, दोनों के रहने के लिए जगह हो, जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो साथियों ये थी दुर्गों की श्रेणियाँ, और ये श्रेणियों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं हम और फैक्ट देखते हैं। आज साथियों मैं आपके लिए सिर्फ जो दुर्गों से रिलेटेड है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया हूँ, और इसको हम पूरा कवर करेंगे, पूरा आर्ट्स एंड कल्चर को कवर करेंगे, और पूरी जितने भी वीडियोस में लेकर आऊँगा सारी क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथियों जो मनुस्मृतियों कौटिल्य के अनुसार जो दुर्ग बताया गया है वो है गिरि श्रेणी का दुर्ग। साथियों मैंने अभी बताया था आपको, जो गिरि श्रेणी का जो पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग रहते हैं, ये मनु और कौटिल्य श्रेणी में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और साथियों जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग जो होता है, सैन्य दुर्ग को बताया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये भी सही है कि सेना के जहाँ पर सेना रहेगी वो दुर्ग सुरक्षित रहेगा, उसकी सुरक्षा करना आसान रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं और फैक्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम दुर्ग को। साथियों हमारे जो राजस्थान के दुर्ग हैं इनमें से 6 दुर्गों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। साथियों जो यूनेस्को है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये विश्व में जो भी ऐतिहासिक जो गढ़ हैं या ऐतिहासिक जो स्थान हैं इनको सुरक्षित करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए और इनको प्रचार करने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये शामिल कर लेते हैं यूनेस्को में। यूनेस्को इसी की संस्था है। और साथियों जो विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं 6 दुर्ग, ये कब शामिल किए गए? 21 जून 2013 को शामिल किया गया ये, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और साथियों कौन कौन से दुर्ग शामिल किए गए इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, गाजर, चीकू, आम। तो साथियों गाजर से कौन सा दुर्ग है? गागरोन। गागरोन कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। और ज से कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग, ये जैसलमेर में स्थित है। और साथियों र से रणथंभौर, ये मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ, गाजर, चीकू, आम। तो गाजर से बन गया गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर, ये अपने को ध्यान रखना है। और साथियों चीकू, च से कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। साथियों क से कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़। और आम, आ से हो जाएगा आमेर। तो साथियों ये अपने को ध्यान रखना है, वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल किए गए हैं 6 दुर्ग, उन दुर्गों के नाम हैं गाजर, चीकू, आम। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और जो दुर्गों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस में ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो अपने ध्यान रखना है और क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आप वीडियो पूरे देख लेंगे, पूरी क्लासेस देख लेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं दुर्गों के बारे में।
साथियों हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार आकृति है। जो टी.एच. हैंडलेजी थे, इतिहासकार थे, इन्होंने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताया। चतुर्भुज के समान बताया गया है या फिर पतंग के समान बताया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये मैं आपके लिए पतंग का समान चित्र बना के लाया हूँ। बहुत ही मेहनत हुई है चित्र बनाने में साथियों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों इसमें मैंने बताया कि भाई पतंगाकार है, तो इसमें चारों दिशाओं में 4 दुर्ग है और ये चारों दुर्गों को अलग अलग दिशा का प्रहरी कहा जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, या इनको प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है, अलग अलग दिशाओं का प्रवेश द्वार इनको कहा जाता है। तो साथियों उत्तर दिशा जो है, तो उत्तर दिशा में जो कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। साथियों अभी इसका नाम हनुमानगढ़ है और ये हनुमानगढ़ में स्थित है। अभी इसको हनुमानगढ़ दुर्ग कहते हैं, पहले इसका नाम भटनेर दुर्ग था। तो साथियों इसको क्या उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। या उत्तरी सीमा का रक्षक भी कहा जाता है, या उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार भी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमें गलत नहीं करना है। साथियों पूर्व दिशा में कौन सा दुर्ग है? पूर्व दिशा में है लोहागढ़ दुर्ग। पूर्वी सीमा का प्रहरी भी इसे कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कौन सा दुर्ग है? दक्षिण सीमा का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। और कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसको कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है दक्षिण में स्थित है, इसी वजह से दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी कह सकते हैं या दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला देखते हैं हम पश्चिम दिशा में चलते हैं। तो पश्चिम दिशा में कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग है, जो कि कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। साथियों चारों दिशाओं के चारों दुर्ग मैं आपको बता चुका हूँ, यह हमें गलत नहीं करना है, याद रखना है। और राज्य के मध्य में कौन सा दुर्ग स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले देखते हैं अगला फैक्ट। साथियों ये जितने भी दुर्ग हैं, ये चारों दुर्ग को ध्यान रखना है। ये प्रवेश द्वार है राजस्थान की, यहीं से राजस्थान में प्रवेश किया जा सकता है, मतलब ऐसा नाम है इनका। चलते हैं आगे और देखते हैं हम दुर्गों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं। कुछ तथ्य देख लेते हैं। साथियों मैंने जो अभी बताया तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान का मध्य दुर्ग, ये मैं शायद नहीं बता दिया था मैंने अभी। ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है साथियों, ये मध्य में है, इस वजह से को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान का हृदय भी तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और साथियों इसको राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य में स्थित है, इसी वजह से इसको राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। साथियों जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वह भटनेर दुर्ग है, हनुमानगढ़ दुर्ग है। साथियों सबसे पहले इसी दुर्ग का निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम इसी दुर्ग का 3री शताब्दी का जो शुरुआत हुई थी, या 3री शताब्दी के अंत में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये सब, और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन आपने देख लिया भटनेर दुर्ग, और सबसे नवीनतम दुर्ग आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मोहनगढ़ जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर। दोनों में से दोनों एग्जाम में ऐसे आएंगे नहीं, बाकी मोहनगढ़ अगर आ जाए दोनों तो मोहनगढ़ सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। दोनों नवीनतम दुर्ग है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं हम। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुआ। साथियों मैंने बताया अभी आपको, ये जो उत्तर में जो स्थित है भटनेर दुर्ग, यहाँ से क्या है दिल्ली मुल्तान मार्ग स्थित है, और जो भी विदेशी आते थे तो वो दिल्ली मुल्तान मार्ग के रास्ते से आते थे। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये राजस्थान में प्रवेश करने का और दिल्ली मुल्तान मार्ग है, तो वहाँ से विदेशी ज़्यादातर आते थे। तो इसी दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। और साथियों जो सर्वाधिक आक्रमण कहाँ हुए? ये तारागढ़ में हुआ, जो राजस्थान का हृदय है, जो मध्य में स्थित है राजस्थान के, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए। साथियों सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? सोनारगढ़। वो कहाँ पे स्थित है? वो जैसलमेर में स्थित है। ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों मैं बता दूं आपको, सोनारगढ़ में 99 बुर्ज हैं, 99 बुर्ज हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। सर्वाधिक बुर्ज हैं। बुर्ज क्या होते हैं? बुर्ज ऐसे होते हैं जहाँ से सुरक्षा की जा सकती है, या वहाँ पे हथियार रखे जाते हैं ताकि वहाँ से निगरानी रखा जाए। बुर्ज सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं।
और साथियों जो लोहागढ़ और भटनेर दुर्ग है ये मिट्टी से बनाए दुर्ग है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। मिट्टी से बनाए हुए दुर्ग है, इनमें पत्थरों का निर्माण नहीं किया गया है, ईंटों का इनका निर्माण किया गया है। और साथियों सबसे गहराई में कौन सा दुर्ग स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग, ये अपने को ध्यान रखना है। तो साथियों ये कुछ फैक्ट हैं, चलते हैं और भी देखेंगे हम आगे फैक्ट देखते हैं, चलते हैं और बाकी आगे हम जितने भी होंगे तो सारे दुर्गों को अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और साथियों मैं क्लास बाय क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बना देता तो फिर उसमें आपको याद नहीं होता। इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा, आराम से याद करिएगा, अध्ययन कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। फिर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम मिलेंगे। साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना कीजिएगा। लाइक शेयर करने से आपके जितने भी साथी होंगे जो अध्ययन कर रहे होंगे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और वो भी अपने एग्जाम्स में सफल होंगे। साथियों आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि उससे जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, वैसे मैं अब रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा, अगर कभी बाई चांस नहीं ला पाया तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और सारा जितना भी आर्ट्स एंड कल्चर है उसको हम कवर कर लेंगे सभी क्लासों में। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही था, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए तैयार हो जाइएगा, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको सबको अध्ययन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आए। मैं धीरे धीरे क्लासेस बाय क्लासेस लेकर आऊँगा, क्योंकि एक साथ अगर एक ही क्लास में लेकर आया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा याद करने में। इसको अध्ययन कर लीजिएगा आराम से याद। तो चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान।